बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 11 दैट वाज अबाउट द एनवायरनमेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट आवर एनवायरनमेंट और हमें पता चला कि हमारी एनवायरनमेंट में दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। एक थे द लिविंग कंपोनेंट्स जिनको हमने कहा द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और दूसरे थे द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स that were called the abiotic components of our environment. ये दोनों components आपस में interact करते हैं और फिर हम इस environment को ecosystem कहते हैं। ये पढ़ा था हमने अपने पिछले लेक्चर में। अब हम इस लेक्चर में पढ़ने लगे हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किधर रहते हैं, उनका हैबिटेट मतलब घर क्या है। So the topic is where do organisms live? Organisms किधर रहते हैं? Animals and plants mostly live in an area that suits them the best. This is called a habitat. Animals भी और plants भी इस तरह की environment में रहते हैं जहाँ उनके लिए suitable conditions हो, जहाँ उनको रहना सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगता हो या फिर जहाँ वो comfortable हो। इस तरह के घर को हम कहते हैं habitat। आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं कि habitat जो है वो किसी भी प्लांट या एनिमल के घर को हम कहते हैं। इवन इन योर केस आपको पता है कि कुछ लोग ज्यादा ठंड में रहने के आदी नहीं होते, इसलिए जब वो बाहर जाते हैं तो उनको बाहर बहुत ठंड लगती है। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट। वो इसलिए क्योंकि बाहर ज्यादा ठंड होती है एज कम्पेयर टू आवर कंट्री दैट इज पाकिस्तान। आपको लगता है कि जब बाहर से यहाँ लोग आते हैं तो वो क्यों इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? वो यही वजह है दैट दे आर यूजुअल ऑफ लिविंग इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट, a comparatively cold environment, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वो लोग बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि हर बंदे की, हर ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट हो, उसकी जो बॉडी कंडीशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू हिज एनवायरनमेंट अडेप्ट हो जाती हैं या फिर फ्लेक्सिबल होके एडजस्ट हो जाती हैं। एडजस्ट होने का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक जगह पर कंफर्टेबल हो गए हैं तो जगह चेंज करते हुए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो किसी भी ऐसी इन्वायरमेंट में, कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर एनिमल्स या प्लांट्स रहना पसंद करें या रहने में कंफर्टेबल हो, उसको हम कहते हैं द हैबिटेट। यू आर मोर लाइकली टू फाइंड अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट इन वन काइंड ऑफ हैबिटेट देन द अदर। आपको रैबिट्स मिलेंगे जमीन के अंदर मौजूद सुराख में किसी होल में बैठे हुए, जबकि अगर आप लायन को देखें तो आपको वो केव में मिलेगा। आप मंकीज को देखें तो वो आपको मिलेंगे ऑन ट्रीज। इसका मतलब हर तरह का एनिमल डिफरेंट तरह के हैबिटेट में, जगह में रहता है। दिस इज बिकॉज देयर बॉडीज हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू हेल्प देम कोप विद द पर्टिकुलर कंडीशंस। दिस इज कॉल्ड अडैप्टेशन। अब यहाँ पर एक और टर्म आ गई, दैट इज अडैप्टेशन। मैंने आपको बताया कि बॉडी जो है वो एक जगह पर रहने की आदी हो जाती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। हमारी बॉडी में और एनिमल और प्लांट्स की बॉडी में ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वो उनको एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर मंकीज एडजस्ट हो चुके हैं ऑन ट्रीज तो फिर उनके लिए एक केव में जाकर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अडैप्टेशन। अब इसी तरह अगर आप किसी स्ट्रे कैट को, जिसको आदत है स्ट्रीट्स में रहने की, उठा के अपने घर ले आते हैं तो उसको शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किल मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, मगर विद टाइम अडैप्टेशन की वजह से वो एडजस्ट हो जाती है अपनी नई एनवायरनमेंट में और फिर आपके साथ घुल मिल के आराम से रहने लग जाती है। इसको हम कहते हैं अडैप्टेशन। और हैबिटेट है वो जगह जहां वो बिल्ली या फिर कोई भी एनिमल, इस वक्त हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैट की बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अराउंड अस। अगर एक कैट पहले एक स्ट्रीट में रह रही थी तो स्ट्रीट उसका हैबिटेट था, बाद में आप उसको घर ले आए और वो घर में रहने लग गई तो अब घर उसका हैबिटेट होगा। इन सिंपल वर्ड्स हैबिटेट आप घर को कहेंगे और अडैप्टेशन आप कहेंगे किसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने को। तो यहाँ पर आपने दो टर्म्स पढ़ी, हैबिटेट एंड अडैप्टेशन। आगे जाके हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स कभी भी ना भूलें। तो हमारे पास एग्जाम्पल है अ वुडलैंड हैबिटेट की। A wood or forest is a type of stable community full of many different plants and animal species. अब wood जो है यहाँ पर forests की बात हो रही है।
अगर फॉरेस्ट की बात ना भी की जाए, अगर एक जगह पर ढेर सारे दरख्त मौजूद हैं तो हम उसको कहेंगे वुडलैंड हैबिटेट। अब वुडलैंड मतलब दरख्त और उसके नीचे जमीन, फिर पौधे छोटे से लेके पत्तों तक जो बिल्कुल टॉप पर होते हैं, सब मिल के बनाते हैं वुडलैंड हैबिटेट। अब इस हैबिटेट में आपको डिफरेंट प्लांट्स भी मिलेंगे और डिफरेंट एनिमल्स भी मिलेंगे। यहाँ मैंने लिखा कि दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी क्या होता है? इन विच द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में स्ट्रेंथ है 30 स्टूडेंट्स की, तो आपकी क्लासरूम में 30 सीट्स मौजूद होंगी। हो सकता है कि कोई बच्चा, आपका कोई फ्रेंड क्लास छोड़कर फॉर एग्जाम्पल अपना स्कूल चेंज कर लेता है, तो एक बच्चा कम हो जाएगा और आपका स्कूल एक और एडमिशन के साथ एक न्यू एंट्री लेकर आएगा आपकी क्लास में। मगर आप देखेंगे कि पहले भी स्ट्रेंथ 30 थी और अब भी स्ट्रेंथ 30 है। इसका मतलब दिस इज अ स्टेबल कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी जहां पर पॉपुलेशन सेम रहे, आपका नंबर ऑफ पीपल सेम रहे, उसको हम कहते हैं स्टेबल कम्युनिटी। अब इन केस ऑफ अ वुडलैंड हैबिटेट, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो प्लांट्स मौजूद हैं वो उतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स आ जाएं, या फिर पहले 4-5 दरख्त थे तो दरख्तों पर दरख्त आकर डबल नंबर हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये जो लीव्स हैं वो डिके कर जाते हैं, गिर जाते हैं खजां के मौसम में और फिर नए लीव्स आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी एक बच्चे के जाने की और दूसरे बच्चे के ऐड होने की आपके क्लासरूम में, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन साइज है वो इस वजह से कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो स्पीशीज हैं चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट की, वो कांस्टेंट रहती हैं। तो हमने देखा कि वुडलैंड हैबिटेट जो है वो एक स्टेबल कम्युनिटी की एग्जांपल है जहां पर डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन अ वुड प्लांट्स आर अरेंज्ड इन 4 लेयर्स। एक वुडलैंड कम्युनिटी में जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को 4 लेयर्स में अरेंज करते हैं। ये मतलब वुडलैंड हैबिटेट की 4 लेयर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दरख्तों वाली जगह की 4 लेयर्स हैं प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स के बहुत ज्यादा साइज होते हैं हमारे पास और हर साइज को हम डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट लेयर में यहाँ पर रखेंगे। तो आइए एक एक करके हम चारों लेयर्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट लेयर इज द ट्री लेयर, कंसिस्ट ऑफ लार्ज ट्रीज विद बिग ट्रंक्स। ट्री लेयर में आते हैं बड़े बड़े मैच्योर और पुराने दरख्त, जिनके जो ट्रंक है, जिसको हम कहते हैं जो दरख्त का तना होता है, वो बहुत बड़ा, चौड़ा, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा जमीन में अपने आप को स्टेबलाइज किया हुआ होता है। और उसकी वजह ये होती है कि जिस तरह टाइम के साथ साथ कोई प्लांट मैच्योर करता है, उसकी रूट्स हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग, अपने आप को जमीन में बहुत अच्छे से फिक्स कर लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है ट्री लेयर में। यहाँ हमारे पास बड़े से दरख्त मौजूद हैं जिनके पास जो स्टेम है, जो उनका तना है, वो बहुत ब्रॉड है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लीव्स फॉर्म अ कैनोपी कवरिंग द रेस्ट ऑफ द वुड। यहाँ जो लीव्स मौजूद होते हैं वो एक कैनोपी फॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट इज अ कैनोपी? कैनोपी हम कहते हैं कि ऐसी चादर को जो कि हर तरफ फैला दी जाए। तो फिर इन केस ऑफ लीव्स कैसे होगा ये? अक्सर आपने कभी जाते हुए देखा होगा कि आपके रास्ते में आप गाड़ी में बैठे होते हैं और आपके ऊपर दरख्त मौजूद होते हैं और दरख्तों ने पूरा शेड किया होता है। इस साइड का दरख्त उस साइड के दरख्तों के पत्तों के साथ मिल रहा होता है और एक तरह की सीलिंग मतलब छत आपके ऊपर बना देता है छांव की। ये बनता है थ्रू लीव्स। अब अगर लीव्स की मतलब पत्तों की चादर फॉर्म हो जाए तो उसको हम कहेंगे अ कैनोपी ऑफ लीव्स दैट इज कवरिंग द रेस्ट ऑफ द वुड। आपको पता है कि स्टेम एक जगह होता है, इसके ऊपर तो पत्ते आते ही हैं मगर ये पत्ते फैल जाते हैं और इर्द गिर्द भी छांव देते हैं। इसको कहते हैं द कैनोपी ऑफ लीव्स, मतलब एक ऐसी चादर पत्तों की जो कि इर्द गिर्द भी फैल जाती है। तो हमने पहली लेयर पढ़ी ट्री लेयर, जिसमें हमारे पास बड़े मैच्योर दरख्त मौजूद थे जिनके पास बड़े बड़े तने थे और उनकी जो रूट्स थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैंने बताया कि बहुत बड़े ट्रीज हैं तो ऑब्वियसली इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होगी। इसके साथ हम चलते हैं सेकेंड लेयर को डिस्कस करने की तरफ। सेकेंड लेयर है हमारी द श्रब लेयर। इट कंटेन्स श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं छोटे प्लांट्स, छोटे एज कंपेयर टू मैच्योर ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने पीछे ट्रीज पढ़े उनकी हाइट बहुत बड़ी थी, उनके तने बहुत चौड़े थे और वो बहुत ज्यादा जगह पर मतलब बहुत ज्यादा स्पेस को लिए हुए थे।
अगर उन ट्रीज को हम छोटा कर दे, फॉर एग्जाम्पल द इमेच्योर ट्रीज जो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे श्रब्स। और इसमें हमारे पास एक मीडियम साइज के बहुत ज्यादा प्लांट्स की कैटेगरीज आती हैं। आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा विच आर स्मॉलर प्लांट्स विद मेनी स्टेम्स। इनकी बहुत ज्यादा स्टेम्स होती हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुश देखते हैं तो बुश आएंगी इन श्रब्स में, क्योंकि बुश के अंदर बहुत ज्यादा स्टेम्स होते हैं पतले पतले, और आगे बहुत ज्यादा लीव्स या फिर फ्लावर्स मौजूद होते हैं। इनको हम कहते हैं श्रब्स, सच एज हॉथॉर्न एंड ब्रैम्बल। यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि जो श्रब लेयर है वो ट्री लेयर से छोटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्री लेयर यहाँ मौजूद थी तो श्रब लेयर उसकी आधी हाइट पर मौजूद होगी, क्योंकि ये इमेच्योर ट्रीज होते हैं या बुशेस होती हैं, और हम इनकी एग्जाम्पल में ले सकते हैं हॉथॉर्न को एंड ब्रैम्बल को। ये थी हमारी सेकेंड लेयर। अब हम चलते हैं थर्ड लेयर ऑफ वुडलैंड की तरफ, फील्ड लेयर। फील्ड लेयर जो है वो हमारे वुड की, फॉर एग्जाम्पल ट्री की या फिर प्लांट एरिया की तीसरी लेयर है। फील्ड लेयर श्रब से भी छोटे प्लांट्स होंगे। यहाँ लिखा है दैट दे आर मेड अप ऑफ herbaceous non-woody plants like grass, ferns and woodland flowers like primrose and bluebell. जो हमारी थर्ड लेयर है फील्ड लेयर, ये श्रब से छोटे प्लांट्स हैं, और ये प्लांट्स जो हैं ये हमारे अर्थ के सरफेस तक मौजूद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट की डिविजन्स में एक ऐसी डिवीजन है जहां पर herbaceous non-woody प्लांट्स आते हैं। ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। मैं आपको समझाती हूँ अब नॉन वैस्कुलर herbaceous प्लांट्स कौन से होते हैं। आपने देखा कि जो श्रब्स थी वो ट्रीज से छोटी थी, मगर उनके पास प्रॉपर स्टेम था, उनके पास लीव्स थे, उनके पास फ्लावर्स थे। ऐसा नहीं होता फील्ड लेयर में। फील्ड लेयर में जो ये प्लांट्स मौजूद है इनके पास ना तो प्रॉपर स्टेम है, ना तो कोई फ्लावर्स है, इनके पास सिर्फ लीव्स मौजूद होते हैं। इसीलिए इनको नॉन वैस्कुलर कहा जाता है, क्योंकि इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। ये दो टिश्यूज जो हैं ये प्लांट में मौजूद होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। ये दोनों जो हैं ये ग्रास में और फर्न्स में नहीं होते, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक छोटे से लीव्स जैसा स्ट्रक्चर है जो कि अर्थ के सरफेस तक ही महदूद है। तो यहाँ तक पानी का पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। एग्जाम्पल्स में आपके पास ग्रास और फर्न्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। उसके बाद उन्होंने कुछ फ्लावर्स की भी एग्जाम्पल दी हैं, जैसे ब्लूबेल एंड प्रिमरोज। ये भी जो फ्लावर्स हैं ये ग्रो करते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये ज्यादा हाइट नहीं पकड़ते और ये भी नॉन वैस्कुलर होते हैं। अब हमारे पास फोर्थ लेयर बच गई है, विच इज द ग्राउंड लेयर, कवर्स द सरफेस ऑफ द सॉइल। अगर हम देखें फील्ड लेयर से भी कोई नीचे की हाइट पर कोई प्लांट मौजूद हो तो वो होता है ग्राउंड लेयर, जिसको हम कहते हैं इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। बिल्कुल सॉइल के साथ जो लेयर हमारी मौजूद है दैट इज द ग्राउंड लेयर। मोसेस एंड लाइकेंस आर फाउंड हियर। यहाँ पर जिस तरह के प्लांट्स मौजूद होते हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा इनरिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और यहाँ क्योंकि सॉइल में मैंने आपको बताया इससे पिछले लेक्चर में कि जब भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ प्लांट और एन एनिमल डाइज, तो वो डिके होता है हमारे सॉइल के ऊपर और न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं हमारे सॉइल के अंदर। इसको कहते हैं कि सॉइल जो है वो फर्टाइल हो गया है या इनरिच हो गया है न्यूट्रिएंट्स के साथ। अब ये जो है हमारी ग्राउंड लेयर, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है क्योंकि ये सॉइल के अंदर मौजूद होती है। अब आपको पता चल गया कि 4 लेयर्स हमने पढ़ी। सबसे पहली थी ट्री लेयर। ट्री लेयर से छोटी थी श्रब लेयर। श्रब से भी जो छोटे प्लांट्स थे उनको हमने कैटेगराइज किया इनटू फील्ड लेयर, और सबसे छोटे थे हमारे ग्राउंड लेयर। ग्राउंड लेयर वो थी जो बिल्कुल हमारे सॉइल के अंदर मौजूद थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लेयर्स जो हैं वो अपनी हाइट के हिसाब से डिवाइड की गई, और मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ भी कोट कर दिया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप मेरे साथ देखें, एनिमल्स मूव फ्रीली बिटवीन दीज लेयर्स। जो एनिमल्स रहते हैं वुडलैंड हैबिटेट में वो जरूरी नहीं कि किसी एक लेयर में रहें, वो इन तमाम लेयर्स में आते जाते रहते हैं। अब ये अगर हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स कोट की। नंबर 1 इज स्क्विरल्स। Squirrels search for food in the ground layer but moves to the tree layer to sleep. आपको पता है कि ग्राउंड लेयर सबसे नीचे वाली लेयर थी और ट्री लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर थी।
स्क्विरल्स आपने देखी होंगी, छोटे क्यूट से एनिमल्स होते हैं जो कि आप इर्द गिर्द भाग रहे होते हैं इन सर्च ऑफ फूड। अब वो ग्राउंड लेयर पर आकर अपना खाना तलाश करते हैं, मगर जब उनको खाना मिल जाता है तो खाना खा के वो बिल्कुल ट्री लेयर में मतलब टॉप लेयर पर जाकर सो जाते हैं। इसका मतलब कि वो फ्रीली मूव करते हैं इन तमाम लेयर्स में, और इनको हम कहेंगे ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वुडलैंड हैबिटेट में रहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज बर्ड्स। Birds nest in the tree layer and feed on berries in the shrub layer. जो birds होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं, मतलब अपना घर बनाते हैं बिल्कुल टॉप की लेयर में, जिसको हमने कहा द ट्री लेयर। ट्री लेयर में जाकर ये अपना नेस्ट बनाते हैं क्योंकि वहां पर जो नीचे से आने वाले एनिमल्स हैं वो बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। जो एनिमल्स हैं वो पहुंचते हैं ज्यादा से ज्यादा श्रब लेयर में, और क्योंकि बर्ड्स भी श्रब लेयर में आके ही अपना खाना लेते हैं। श्रब लेयर वर द इमेच्योर ट्रीज या फिर छोटी बुशेस जहां पर हमारे फ्रूट्स उग रहे होते हैं, जबकि जो ट्री लेयर है वहां सिर्फ पत्तों की कैनपी जो है वो फॉर्म होती है। हम डायग्राम के साथ भी देखेंगे, मगर आपने सेकेंड एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है पहले कि जो बर्ड्स हैं वो ट्री लेयर मतलब सबसे टॉप लेयर में अपना घर बनाते हैं, मगर जब उन्होंने कुछ खाना होता है, यहाँ पर बेरीज की एग्जाम्पल दी है that they feed on berries in the shrub layer. shrub layer पे आके वो फीड करते हैं, अपना खाना खाते हैं, और फिर वो खाना अपने बच्चों के लिए उठाकर वापस ट्री लेयर में जाकर उनको देते हैं। तो आपने देखा कि बर्ड्स भी फ्रीली मूव कर रहे हैं इस वुडलैंड हैबिटेट में। ये थी एग्जांपल्स, मगर लास्ट में हम एक दफा देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू कि हमारी 4 लेयर्स कौन सी थी। सबसे नीचे आपने देखा ये है सॉइल, और जो सॉइल के साथ हमारी अप टू 3 सेंटीमीटर तक जाएगी लेयर, वो होगी हमारी ग्राउंड लेयर। यहाँ पर ग्राउंड लेयर अप टू 3 सेंटीमीटर थी। दिस इज टाइप 1 विच वॉज द ग्राउंड लेयर। सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारी ग्राउंड लेयर मौजूद है, जहां पर मैंने बताया कि स्क्विरल्स अपना खाना आकर ढूंढती हैं। नंबर 2 इज दिस, जो मैंने रेड से घास जैसी चीज बनाई। दिस इज 0 to 2 मीटर्स। 0 to 2 मीटर्स तक हमारी सेकेंड लेयर शुरू हो जाती है, which was the field layer. Field layer में हमारे ग्राउंड से थोड़ी सी हाइट पे मौजूद होते हैं प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ग्रासेस या फिर फर्न्स। अब ये प्लांट्स जो हैं ये 0 से 2 मीटर्स तक जाते हैं बस। अगर ये 2 मीटर से ज्यादा हो जाएं अप टू 5 मीटर्स तो हमारी थर्ड लेयर होगी which is the shrub layer. तो थर्ड लेयर हमारी 5 मीटर तक जाती है, और अगर 5 मीटर से कोई प्लांट बढ़ जाए मतलब हाइट ज्यादा हो जाए टिल 20 मीटर्स, तो हम इसको कहेंगे दैट दिस इज द ट्री लेयर, और ये थी हमारी 4th लेयर। अब आपने देख लिया कि हाइट के हिसाब से किस तरह हमारी लेयर्स डिवाइड होती हैं प्लांट्स में। सबसे नीचे है 3 सेंटीमीटर पर ग्राउंड लेयर, फिर 0 से 2 मीटर्स पे वी हैव फील्ड लेयर जो कि रेड से मैंने बनाई, फिर 2 से 5 में वी हैव इमेच्योर ट्रीज जो इस वाले से थोड़े से छोटे हैं, जिनका रेड आपको लीव्स नजर आ रहे होंगे। दिस इज द श्रब लेयर। And then coming toward the tree layer, it is 5 to 20 meters, मतलब सबसे टॉप पर जो जा रहा है ट्री, that is going to be our tree layer, मतलब सबसे टॉप वाली लेयर। यहाँ पर मैंने कैनपी भी आपको दिखा दी कि यहाँ पर एक ट्री के लीव्स दूसरे ट्री की लीव्स के साथ मिल रहे हैं और एक चादर की तरह की छत फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कैनपी। और यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं, और जो स्क्विरल्स हैं वो यहाँ जाकर सोते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरह से प्लांट्स को डिवाइड किया गया 4 लेयर्स में। उम्मीद है आपको ये 4 लेयर्स कभी नहीं भूलेंगी। आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाया करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद रहें। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।